नमस्कार, डीडी यूपी में आपका स्वागत है। चर्चा में कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी के सांसद के रूप में काशी की जनता को संबोधित करते हैं, तब उनके पास काशी की जनता को बताने के लिए विकास की एक लंबी फेहरिस्त होती है। जब वो रोड और रेलवे कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में संबोधित करने का अवसर होता है। जब किसानों की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ये कह पाते हैं कि छल और प्रपंच से नहीं, गंगा जैसे निर्मल जल की भांति किसानों के विषय में सरकार निर्णय लेती है। ये कोई व्यक्ति तब कह पाता है जब उसकी सरकार ने जनता के लिए साफ नियत से काम किया हो। कृषि, किसान, गांव और गरीब के लिए योजनाएं बनाई गई हों। आज अगर भारत दुनिया के साथ कदमताल कर रहा है, निवेश के लिए बड़ी कंपनियां भारत आ रही हैं, तो उसका श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में जो संबोधन दिया, जिस तरीके से किसान आंदोलन पर उन्होंने अपनी बात रखी कि क्या हो रहा है, कि जिस तरह उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश, इन सारे इशूज को उठाएंगे। लेकिन हम सुन लेते हैं प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा इन मुद्दों पर, उसके बाद चर्चा में वापस आते हैं। मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। जिन किसान परिवारों की अभी भी कुछ चिंताएं हैं, कुछ सवाल है, तो उनका जवाब भी सरकार निरंतर दे रही है, समाधान करने का भरपूर प्रयास कर रही है। कई बार आशंकित रहता है तो उसके पीछे दशकों का ये लंबा छल का इतिहास है। जिन्होंने वादे तोड़े, छल किया, उनके लिए ये झूठ फैलाना एक प्रकार से आदत बन गई है, मजबूरी बन चुका है। पिछले 6 वर्षों में बनारस में हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट तेजी से पूरे किए गए हैं और बहुत सारी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। यहां से कुछ दूरी पर ही रिंग रोड फेज 2 का भी कार्य तेजी से चल रहा है। इसके पूरा होने से सुल्तानपुर, आजमगढ़ और गाजीपुर से आने जाने वाले भारी वाहन, भारी व्हीकल्स शहर में एंट्री लिए बिना सीधे इस नए 6 लेन हाईवे से निकल सकेंगे। मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। जिन किसान परिवारों की अभी भी कुछ चिंताएं हैं, कुछ सवाल है, तो उनका जवाब भी सरकार निरंतर दे रही है, समाधान करने का भरपूर प्रयास कर रही है। कई बार आशंकित रहता है तो उसके पीछे दशकों का ये लंबा। बिल्कुल, जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही उसको आपने सुना, किसान भी सुने, देश के किसान भी सुने, उत्तर प्रदेश के। जो 2 मेहमान हमारे साथ हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार भास्कर जी हैं और दूसरे सुरेश बहादुर सिंह जी हैं। आप सुनोगे तो जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, उत्तर प्रदेश के विकास को समझते हैं, पीछे किस तरीके से विकास और उत्तर प्रदेश की राजनीति रही उसको समझते हैं। हम इनसे चर्चा के लिए आगे बढ़ते हैं। भास्कर जी, शुरुआत आपसे करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम छल से नहीं, भ्रमजाल से नहीं, हम गंगा जल जैसी साफ नीयत से किसानों के लिए काम कर रहे हैं और कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। रामेन जी, किसानों के लिए इस सरकार ने जो कुछ भी किया है एकदम साफ नीयत से किया है। किसान अपनी जमीनों को मालिक होगा। पहली बार किसान के लिए मालिक शब्द का प्रयोग किसी सरकार ने किया है। वो बिचौलियों का राज खत्म होगा, जैसा कि पिछली सरकारों में हुआ कि साहब बिचौलिए हर जगह शामिल रहे। बिल्कुल। तीसरा ये होगा कि बिचौलियों के साथ साथ किसान सीधे अपनी जमीन जो अधिया बटाई पे देता था
वो मर्जी का मालिक है। तमाम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो है वो जो नया प्रारूप आया है उसके तहत किसान की जमीन कोई जबरिया नहीं जोत पाएगा। जितने दिन की लिखा पढ़ी है उतने दिन वो जोतेगा, नहीं तो किसान को उसका पैसा देगा, मुआवजा देगा, चाहे वो फसल बोए और चाहे ना बोए। अभी तक जो व्यवस्था है वो ये है कि अगर अधिया बटैया का जो खेल है हम लोगों के देहाती क्षेत्रों में, तो जितना पैदावार हुई उतना किसान को मिली आधी। अब किसान सीधे सीधे अपनी जमीन का मूल्य लगाने के लिए स्वतंत्र है कि साहब हमको तो अपने 1 बीघे पे साल में 25,000 या 50,000 रुपए जितने की वो फसल उगा सकता है मैक्सिमम, वो करेगा। इस प्रधानमंत्री के कल के कार्यक्रम को आप रामेन जी बहुत दूरगामी परिप्रेक्ष्य में देखिए। उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने का भी काम हुआ है मुख्यमंत्री के प्रयास से और प्रधानमंत्री के प्रयास से। 108 वर्ष पूर्व चोरी हुई अन्नपूर्णा मां की प्रतिमा जो विदेशों के म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही थी जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री जी के सहयोग से वो प्रतिमा वापस आ रही है, फिर स्थापित होगी। मां अन्नपूर्णा स्वयं पुनः कृपा करने जा रही हैं भारत पे। अब किसी हरित क्रांति की जरूरत नहीं है क्योंकि वो यहाँ नहीं थी, तो अब वो यहाँ आ गई हैं जैसा हम लोग मानते हैं। हम लोग आपकी संस्कृति जो है वो वापस आ रिच हो रही है, संस्कृति हमारी वापस आ रही। दूसरा, प्रधानमंत्री ने कल सारनाथ के मंच से एक बहुत बड़ा संकेत दिया है पूरी दुनिया को, विश्व शांति का, विश्व एकता का। चाइना को उन्होंने एकदम इंगित करके कहा है और आज की तारीख में निरंतर देश और प्रदेश विकास कर रहा है, चीजें अपनी लाइन पे आ रही हैं। और अब जो विरोध है वो इसलिए है कि वो लोग जो सरकारों का सपना देख रहे हो, कोई भी दल हो, वो राजनीति में कहीं बहुत किलोमीटरों तक पिछड़ते नजर आ रहे हैं, वो बहुत दूर हैं। तो उनको अब जैसे कोई आंदोलन होता है तो इसमें किसान कम है। जैसे आप देखिए गन्ना आंदोलन होता है तो गन्ना किसान उसमें नहीं होता, जो पर्चियों का दलाल होता है गन्ना के दफ्तरों का वो होता है गन्ना किसानों का नेता। तो इसलिए सब किसानों के ये हित में है पूरी तरह से। विकास के कार्य निरंतर हो रहे हैं, चाहे हमारे योगी जी हों चाहे मोदी जी हों, हर विकास पर निरंतर डटे हुए हैं। जो वाराणसी से जो भी संदेश था, एक तो हमारे भास्कर जी कह रहे थे कि दुनिया को संदेश दिया शांति का। बहुत सारी चीज़ें राजनीति में प्रतीकों के माध्यम से होती हैं, उन लोगों को भी संदेश दिया है जो जात की राजनीति करते थे। हमारे बुद्ध भी हमारे हैं, राम भी हमारे हैं, गुरु नानक भी हमारे हैं, गंगा भी हमारी है। ये जो संदेश है जो भारत को एक साथ ले चलने का, एक साथ एकजुट रखने का, वो प्रधानमंत्री ने वाराणसी से दिया है। सुरेश जी, सरकार ने कहा कि सरकार अभी तक फैसले लेती थी, विपक्ष उस पर विरोध करता था, उसमें सुझाव देता था कि क्या आप बदलिए। इस बार ये नहीं हो रहा। इस बार पूरा विपक्ष लगा है कि किस तरीके से भ्रम फैलाकर किसान को सड़क पर लाया जाए, पूरी ऊर्जा उस पर लगी है। क्या देखिए, हमेशा विपक्ष ही रचनात्मक भूमिका हुआ करती थी। विपक्ष को कभी निगेटिविटी या नकारात्मक रूप में नहीं प्रस्तुत करना चाहिए अपने आप को। और जो अगर लग रहा है कि देश में जो भी सरकारें हों, सरकार और विपक्ष दोनों का होना लोकतंत्र के लिए जायज है और होना भी चाहिए, लेकिन हमेशा हमारे यहाँ वकालत की गई कि हम हमेशा रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। ठीक है, सरकार अगर कदम उठाती है तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि सरकार अपने देश की जनता के लिए, अपने किसान के लिए, अपने गरीब के लिए, अपने नौजवान के लिए, रोजगार के लिए, बेरोजगार के लिए, सबके लिए करके नियम कानून बनाती है और सबको लाभान्वित करना चाहिए। सरकार के हर फैसले को निगेटिविटी ही नहीं देखी जानी चाहिए, उसमें कुछ जो अगर मान लीजिए आपको सकारात्मक चीजें आप देखिए और आपको कुछ लगे तो उसका एक सकारात्मक आप सुझाव दीजिए और सरकार उस सुझाव का पालन भी करती है। अभी जैसे ये तो सच बात है कि जब तक आप अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व नहीं करेंगे, जब तक उसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तब तक किसी भी राष्ट्र का विकास नहीं हो पाया है। और ये भी एक सच्चाई है कि पिछले कई वर्षों से, भास्कर जी भी है, आप भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति किसमें अकड़ गई थी, किसमें उलझ गई थी कि कहीं विकास की चर्चा तो बेनामी हो गई थी, कहीं चर्चा जाति के नाम पर वोट मिलता था, धर्म के नाम पर वोट मांगा जाता था और उसी में सब उलझ जाते थे। और कम से कम पूर्वांचल तो इसकी धूरी रहा है, हम लोग तो पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल में इसी जातिवाद की राजनीति जो है इतनी हावी हो गई थी कि सारे के सारे मुद्दे गौड़ हो गए हैं।
ये बहुत ही बड़ी बात है कि देश काशी के मंच से प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रदेश को एक्सप्रेस वे प्रदेश कहा। एक तरफ से जहां उन्होंने योगी के कामकाज की प्रशंसा की है, वहीं उन्होंने ये भी बता दिया कि हमारे उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ रहा है, और ये उसकी मैं समझता हूं व्यक्तिगत लाभार्थी हम लोग भी हो रहे हैं कि कम से कम लखनऊ से अगर बनारस जाना होता था तो हम लोग 9-9 घंटे 10-10 घंटे में बनारस पहुंचते हैं। 13 क्रॉसिंग पार करते थे। 13 क्रॉसिंग पास करते थे। अब कम से कम वो स्थितियां पैदा हो रही हैं कि अब हम अगर बनारस 4 घंटे में पहुंच गए हैं तो ये उपलब्धि तो मोदी की है और योगी की है, और इस उपलब्धि को हमें भी स्वीकार करना चाहिए और हमारे विपक्षी को भी स्वीकार, और उनको ये विचार करना चाहिए कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए, क्या कमी थी हमारे अंदर जो ऐसा हम नहीं कर पाए, और किस कमी के कारण जनता ने हमको यहां से बाहर कर दिया है। तो कम से कम उस कमी को सुधारें, तब सरकार के आलोचनात्मक रवैये पे सरकार की आलोचना करें या उस पर तारीफ करें। एक भास्कर जी बात प्रधानमंत्री जी ने कही कि जब रोड कनेक्टिविटी होगी, रेल कनेक्टिविटी होगी या हवाई कनेक्टिविटी होगी, उसका उन्होंने जिक्र दिया कि तमाम लंगड़ा आम है जो वाराणसी का वो विदेशों में बिक रहा है। उन्होंने काला चावल का जिक्र किया जो चंदौली में बिक रहा, कहा 300 रुपये किलो बिक रहा वो चावल। तो ये कनेक्टिविटी का क्या एडवांटेज, जिसकी रोड एक्सप्रेस वे ये सब बन रहे हैं, इसका फ़ायदा किसानों को मिल रहेगा, कृषि को मिलेगा? रामेन जी, सड़कें किसी भी देश और प्रदेश की जीवन रेखा होती हैं। जैसे हमारे हाथ में रेखाएं हैं, ज्योतिषी बताता रेखाएं देख के कि आपका भविष्य क्या होगा, वैसे किसी भी देश और प्रदेश के लिए वहाँ के मार्ग, वहाँ का सुगम यातायात, वहाँ का सुचारू यातायात वो जीवन रेखा होता है। इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे बहुत से पूर्वांचल के ऐसे उत्पाद हैं जो उन सड़कों के बनने से वहाँ के किसानों को, आप ये समझिए, लोग काला नमक चावल जो है वो सस्ते में खरीद के ले जाते हैं, उसको ले जाके विदेशों में या देश के अन्य हिस्सों में बहुत महंगा बिकता है। हमारे यहाँ के तमाम ऐसे उत्पाद हैं जो, जैसे आपका टेराकोटा है, आजमगढ़ से कौड़ियों के भाव खरीदा जाता है और फिर बड़े बड़े एसी 5 सितारा शोरूमों में वो हाथी, वो घोड़े, वो गमले, वो तमाम तरह के जो उत्पाद हैं हमारे टेराकोटा के, वो लोगों के ड्राइंग रूमों की शोभा बढ़ाते हैं। वहां का बनाने वाला कारीगर उसको उसमें 100-150 रुपए पाता है, वो 10-10 हजार रुपए का 100 पीस खरीद के लोग अपने उसमें लगाते हैं। तो अब जो नई योजनाएं सरकार ने शुरू की हैं, उसमें 10 व्यापारी मिलके या 10 किसान मिलके अपने प्रोडक्ट को ले जाके किसी भी महानगर की मंडी में, किसी भी महानगर की बड़ी दुकान के सामने उससे बार्गेन करके, बिचौलिए को खत्म करके, भाई ठीक है वो 150 रुपए में जो बेचता था दुकानदार, उसका हो सकता है उनको 1500 दे, लेकिन उनके लिए तो 10% मुनाफा हुआ। तो इसलिए ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि सड़कें, मार्ग, सुचारू यातायात, सुगम यातायात किसी भी देश और प्रदेश की जीवन रेखा होते हैं। इससे निश्चित रूप से लाभ मिल रहा है और भविष्य में भी मिलेगा। आप ये समझिए, हम लोगों की सुरेश भाई भी सुल्तानपुर जाते हैं, हम फैजाबाद जाते थे, पहले हमारी गाड़ियों के टायर, बहुत छोटी बात कर रहे हैं, पहले हमारी गाड़ियों के टायर जो है वो 1-2 साल में बोल जाते थे। अब टायर पड़े हुए हैं, हम आ जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। रास्ते अच्छे हुए, रास्ते अच्छे हो गए हैं एक्सप्रेसवे बनने से, और जो सड़कें बनी है उत्तर प्रदेश में और देश के सारे हिस्सों में, वो बहुत अच्छी हुई, तो उससे आना जाना आसान हुआ। सुरेश भाई, एक अलग सवाल हमारा, प्रधानमंत्री जी वाराणसी में गंगा नदी में बोट से जाते हैं, घाटों का सुंदरीकरण होता है, वहाँ दीपदान होता है, वो जिस तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का जिक्र करते हैं, ये क्या वाराणसी के पर्यटन की ब्रांडिंग भी हो सकती है क्या? देखिए रामेन जी, वाराणसी एक पौराणिक सिटी है, बिल्कुल, और वाराणसी का विदेशों में, देश विदेशों में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है, और हमारे पर्यटक ज्यादा से ज्यादा पर्यटक वहाँ आते थे और वहाँ रहते थे। निश्चित रूप से ये तो मैं मानूंगा कि प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने जिस दिन पहली बार वहां से नामांकन किया था, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री बनने के बाद, जीतने के बाद वो बनारस गए थे, आपको याद होगा उन्होंने ये कहा, संबोधन में कहा था कि कुछ चीजें पैसों से नहीं होती। स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा उन्होंने की थी, बिल्कुल। और वाराणस शहर जो है, मैं व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, इतना गंदा शहर कभी नहीं हुआ करता था। जहाँ का रेलवे स्टेशन, जहाँ का बस स्टेशन, जहाँ की सड़कें पान की पीकों से और उससे भरी रहती थी।
बिना किसी खर्चे के, बिना किसी बैंक के। एक असर देखिए, अगर कोई बड़ा आदमी प्रधानमंत्री जैसा आदमी उसका वो करता, अनुरोध करता है देश की जनता से, लोग देश स्वीकार की करते जनता कैसे स्वीकार करती है, और उसका असर ये हुआ कि आज जाके आप बनारस लेकिन देखिएगा, उसका भी नैतिक आचरण इस लेवल का हो। उसका आप देखिए, आप जाके बनारस आपको बदला हुआ नजर आएगा जी। तो निश्चित रूप से अगर जिस तरह से देखिए जो भी हो रहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी की तारीफ की है, तो निश्चित रूप से वाराणसी के ब्रांच एम्बेसडर तो हो ही गए, और पूरे देश विदेश में अगर हमारा प्रधानमंत्री कह रहा है, और जिस तरह वहां अवसर खुल रहे हैं पर्यटन के, और जिस तरह से लोगों का आना जाना होगा, तो स्वाभाविक सी बात, पर्यटक नगरी रही। बनारस का मेन बिजनेस पर्यटन का ही रहा है, बिल्कुल। तो अब तो पर्यटन में और बढ़ेगा, और हमको इसलिए मैंने कहा ना कि जो लोग भी इसको धर्म से जोड़ते हैं, या जो विपक्षी दल धर्म के नाम पे आलोचना करते हैं, उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि एक पर्यटन के रूप में बनारस को इस्टेब्लिश करने में, या इस्टेब्लिश तो था ही, उसको और मजबूत स्थिति प्रदान करने उसको ये दिखाना दुनिया को कि हमारे पास ये संसाधन है, ये सुविधाएं हैं, आप आइए, हम ये कर सकते हैं, आप हमारे यहाँ आइए। निश्चित रूप से हमारा पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटक लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे, जाहिर सी बात है प्रदेश का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, पैसा भी मिलेगा। स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी ब्रांड एम्बेसडर तो हो ही गए, समझिए। सारनाथ जाकर उन्होंने बुद्ध की बात की, कहा दुनिया में जिन्होंने शांति को उपदेश दिया, पूरा बौद्ध परिपथ है, वहां से आप चले जाइए कुशीनगर तक और नेपाल के बॉर्डर तक। बहुत अच्छी सड़कें बनाई गई हैं, कुछ सड़कें अभी पिछले जो मुख्यमंत्री जी और नितिन गडकरी जी के कार्यक्रम में कुछ और नई सड़कों का शुभारंभ करने की बात आई है। जो दुनिया का बड़ा पर्यटन का केंद्र है, जिसको हम बुद्ध जी से जोड़ते हैं, क्या वो भी इसमें लिंक होगा? बनारस से लेकर के कुशीनगर और ये पूरा हिस्सा जुड़ेगा? भास्कर जी। रामेन जी, बौद्ध और महात्मा बुद्ध और सारनाथ जो है बौद्धिज्म का काबा है, श्रावस्ती बौद्धिज्म का मक्का है, दुद्धि बौद्धिज्म का वो है जो यरूशलेम टाइप का। तो इन सब चीजों को जोड़ने से, और आज दुनिया के आधे से अधिक देश बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध के पद चिन्हों पर चलते हैं। अताताई चीन भी, जो कभी न कभी तो शर्मिंदा होगा कि वो महात्मा बुद्ध को मानते हुए इस तरह कैसे कर सकता है। महात्मा बुद्ध की धरती को पे चोट कर रहा है। इसके लिए जैसे हम लोग हिंदू धर्मावलंबी हैं, ईश्वर को मानते हैं, वैसे वो लोग बौद्ध धर्मावलंबी हैं, बुद्ध को मानते हैं। तो बुद्ध को दुख देके आप विकास और सुखी कैसे रह सकते हैं? एक तो ये स्थिति आएगी। दूसरी स्थिति ये है कि बौद्ध सर्किट बन जाने से आप ये समझिए कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाने से, तमाम और सुविधाएं मुहैया होने से हमारे विदेशी पर्यटक, चाहे वो जापान के हों, चाहे वो चाइना के हों, चाहे वो कोरिया के हों, चाहे वो अन्य देशों के हों, बिल्कुल सारे के सारे लोग आ रहे हैं। और हमारे देश की महानता देखिए, हमारा देश पर्यटन करने वाले किसी भी चीनी यात्री को नहीं रोक रहा है, नहीं रोक रहा, क्योंकि आप आइए। हम तो भारत विश्व गुरु ऐसे थोड़ी ना था। भारत ने विश्व गुरु बनने की जो कल्पना की थी, उसी कल्पना पे मोदी फिर चल रहे हैं। बिल्कुल। अगर हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा बोलचाल, हमारा वैभव, हमारा बौद्धिक वैभव, अगर इन सबका इस्तेमाल हो गया तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत विश्व गुरु फिर बनेगा। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे स्थान थे, भगवान राम की अयोध्या से तमाम देश जुड़े हुए हैं, भगवान बुद्ध की नगरी से बहुत देश जुड़े हुए हैं। इस तरीके से जो पूरी वाराणसी, उससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक नगरी है, और कई देश जुड़े हुए हैं, लोग नहीं जुड़े हुए हैं, कई देश जुड़े हुए हैं। तो जाहिर है कि अगर इतनी रिच संस्कृति को हम आगे नहीं ले जा पाए हैं, पर्यटन के लिए लोगों को नहीं आकर्षित कर पाए हैं, तो इसके लिए केवल सरकारें दोषी हैं, उनकी नीयत दोषी है कि उन्होंने समय से फैसला नहीं लिया। सुरेश जी आप बोल लीजिए। मैं यही कहने जा रहा था। आप देखिए, पिछले कई सरकारों ने बौद्ध परिपथ की बात की, बौद्ध सर्किट की बात की, लेकिन वो महज एक दिखावा ही रह गया, क्योंकि उस मामले में गंभीर ही नहीं थे। कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि दूसरे संप्रदाय के लोग या नाराज ना हो जाए, धार्मिक भावनाओं को, क्योंकि वो राजनीति इसी पर कर रहे थे, वो राजनीति। लेकिन अभी एक महत्वपूर्ण, इसके पहले अभी जब भास्कर जिस बात हो रही थी, जैसे आपने कहा, जब तक आप किसी भी परिपथ को तब तक नहीं कर सकते जैसे जब आपकी रेलवे कनेक्टिविटी नहीं होगी, बस की कनेक्टिविटी नहीं होगी, एयर की कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो आप कैसे पर्यटन को वहां बुलाएंगे और कैसे लोग वहां जाएंगे? बिल्कुल। अब यहाँ विकास की रूपरेखा में यूपी में सबसे बड़ी बात थी कि कहीं भी
अगर विकास की मॉडल की बात करनी है तो आपको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो अपराध पहले- कम करना पहले है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंटरप्रेन्योर्स डेवलप को करना बुलाइए, उनको सुरक्षा दीजिए। सुरक्षा देने के बाद उनको सुगम रास्ता दीजिए। अगर वो अपना माल बनाते भी हैं तो किस परिपथ से, किस रास्ते से यहाँ से ले जाएंगे। चूंकि जैसे अब हमारी चिकनकारी है हमारे यहाँ की लखनऊ की, आप देखिए इसको बड़े बड़े लोग जाके 5 सितारा होटलों में 1,000 रुपए के सूट जो है 10,000 15,000 में बेच रहे हैं। मुजफ्फर अली टाइप जैसे लोग बेचते थे। बेचते हैं। अब कम से कम एक कॉमन मैन, अगर ये हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जैसे नो टेराकोटा की बात की, या हमने मुबारकपुर की साड़ी की बात की, या और जो ओडीपी सामान हमारे ODP जी। हैं, बनारस के आंवले, प्रतापगढ़ के आंवले की बात की, तो अब हम इनको जो करें अपने सामान को अपने उसमें लेके, अगर हमारे पास संसाधन है या ये रेलवे कनेक्टिविटी या एयर कनेक्टिविटी और सारी कनेक्टिविटी हम है, दुनिया के साथ तो कनेक्ट हम होते दुनिया हैं। के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, एक इसीलिए कहना जी। कि गंभीर प्रयास है। गंभीर प्रयास है। सरकार ने, चाहे दिल्ली की सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, उनसे गंभीर प्रयास किया है। ये प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश को कैसे बदला जाए, कैसे डेवलपमेंट किया जाए, ये सारे प्रयास किए गए। एक सवाल भास्कर जी, और पूर्वांचल और बुंदेलखंड दोनों पिछड़े थे। ये लगता था कि पूर्वांचल, हालांकि लोकसभा के लिहाज से देखें, विधानसभा के लिहाज से देखें, बड़ी आबादी थी, बड़े वहाँ से चुन के लोग आते थे, लेकिन दोनों पिछड़े थे। क्या ये इस दौर में बदलेंगे? 5 साल में कुछ चीज़ें बदल गई, कुछ चीज़ें और बदलेंगी? रामेन जी, बहुत चीजें बदल गई हैं और ये पूर्वांचल का दुर्भाग्य था कि इस देश को 10 प्रधानमंत्री देने वाला पूर्वांचल आज तक विकास के रास्ते से बहुत दूर था। जी। हमने इंदिरा गांधी दी, हमने जवाहरलाल नेहरू दिया, हमने लाल बहादुर शास्त्री दिया, हमने बीपी सिंह दिया, हम चंद्रशेखर दिया, सब दिए। लेकिन आज हम गुजरात का बेटा, जो हमारे काशी का बेटा है, अब आज उसने निश्चित तौर पर पूर्वांचल के विकास को देखा। योगी आदित्यनाथ ने निश्चित रूप से बुद्ध के विकास को देखा, अयोध्या के विकास को देखा और काशी के विकास को देखा। इन सब चीजों को लेकर के, क्योंकि आप मोदी और योगी में तमाम समानताएं हैं। आप देखिए, नैतिक बल की बात आप कर रहे थे, आप मोदी जी का नैतिक बल आता कहां से है? मोदी जी शुद्ध रूप से संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से, जहां का आज राष्ट्रीय स्तर का प्रचारक और जमीनी प्रचारक एक झोले पे जिंदगी चलाता है। मोदी वहां से सीख के आए, मोदी संस्कार लेके आए हैं, मोदी संस्कृति लेके आए हैं। अब मोदी उन चीजों को, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये दृढ़ निश्चय है कि हम अपने हिंदुस्तान को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। और तो विश्व गुरु बनाने के नहीं है, धर्म नहीं कुछ है, नहीं, विश्व गुरु बनाने के लिए रामेन जी एक मोदी उन्होंने गढ़ के तैयार किया। आज वो मोदी निश्चित तौर पे भारत के विकास के लिए लगा हुआ है। एक सवाल आपसे, कुछ प्रदेशों के ही किसानों को इतना तकलीफ क्यों है कृषि विधेयक से? बाकी तो ठीक है। देखिए रामेन जी, हमारे देश का सबसे बड़ा ही दुर्भाग्य रहा है कि राजनीतिक दलों ने हमेशा उनको कुछ न कुछ मुद्दों की तलाश रहती है। तो मुद्दे वो जनता के बीच से ही ढूंढते हैं, जनता के बीच ही पाते हैं। जी। और कभी कोई ऐसी चीज होती, जब भी कोई अध्यादेश या कोई कानून या नियम लाया जाता है, तो सही बात है, इतना विस्तृत उसका क्षेत्र होता है कि कहीं न कहीं उसमें त्रुटियां, कहीं न कहीं कोई कमियां होती है। तो हमारे यहाँ दुर्भाग्य है कि हम उन कमियों त्रुटियों को उजागर ज्यादा करते हैं, बल्कि उनकी जो अच्छाइयां हैं उन पर ध्यान कम देते हैं। मैं समझता हूं विपक्ष को भी इससे रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। और अब मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह मोदी जी ने किसानों के बारे में कल कहा है, और प्रधानमंत्री या किसान जिस तरह से उन्होंने वार्ता की तैयारी की है, वार्ता जिस तरह से किसान कर रहे हैं, मैं समझता हूं इस गंभीर समस्या का भी समाधान हो जाएगा। बिल्कुल समाधान हो जाएगा। हम एक सवाल जल्दी से ले लेते हैं भास्कर जी। जो पूरा किसान आंदोलन है, क्या लगता है कि जो सरकार ने निर्णय लिया है वो सार्थक निर्णय है और ये सही दिशा में जाएगा? ये पूरा आंदोलन रामेन जी केवल किसान ही नहीं है, इसमें वो लोग भी हैं जो दूसरे मुद्दों से जुड़े हुए हैं, जो नागरिकता कानून के लोग हैं, जो अन्य चीजों के लोग हैं। ये सब लोग किसानों को आगे करके, पीछे जो भीड़ है वो किसान नहीं है। बिल्कुल बहुत समय कम है, इशूज बहुत बड़े हैं, लेकिन जो भी स्थितियां हैं, चाहे किसान की इशूज हो, चाहे संस्कृति की इशूज हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी की इशू हो, दोनों सरकारें काम कर रही हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश बदल रहा है और आने वाले समय में इसकी संभावनाएं और बेहतर दिखेंगी। दोनों लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।